हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है क्लास 12 एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के ऊपर है। जो शिक्षा शास्त्र क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 प्राचीन भारत में शिक्षा को लेकर आए हैं। जो चैप्टर 1 है आपका एजुकेशन इन एसेंट इंडिया, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में, आपका पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा चैप्टर के बारे में। जो चैप्टर है, चैप्टर किस बारे में है, चैप्टर का तात्पर्य क्या है। जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा, तो यहाँ प्राचीन जो भारत में शिक्षा थी, यानी प्राचीन जो बीत गया है, प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी उसके बारे में यहाँ पर हम आपको इस चैप्टर में पूरा बताएंगे। तो पूरा चैप्टर जो है आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा सेकंड चैप्टर आएगा। सेकंड जो चैप्टर है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा। ये आपको याद रखना है। जो चैप्टर है भारत, प्राचीन भारत में शिक्षा, पहले इस चैप्टर का नाम था वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा, लेकिन अब ये प्राचीन भारत में शिक्षा होगा। चैप्टर वही है, बस नाम में आपका थोड़ा अरक फरक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम वैदिक कालीन यानी जो प्राचीन भारत में शिक्षा है, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा यानी जो चैप्टर है आपका, इसी से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे दूं प्राचीन भारत में शिक्षा। जैसे कि शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने कहा है, यानी जो शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने कहा है कि दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जा सकता है। दर्शन शास्त्र की प्रकृति अपेक्षाकृत क्या है, अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है, जबकि शिक्षा शास्त्र में अथवा शैक्षिक विचारधारा में कम स्थायित्व पाया जाता है। तो ये हो गया यानी प्राचीन भारत में शिक्षा का एक एग्जाम्पल छोटा सा। अब वैदिक कालीन शिक्षा किसे कहते हैं, क्योंकि चैप्टर जो है इसी के ऊपर पूरा आधारित है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे, उसके बारे में सारा हम आपको बताएंगे। देखिए, भारतीय शिक्षा का इतिहास वैदिक काल की ही आरंभ होता है, यानी जो भारतीय शिक्षा का इतिहास है ये वैदिक काल से ही आरंभ होता है। वैदिक काल की अवधि के संबंध में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न विचार हैं, यानी जो वैदिक कालीन की अवधि के संबंध में जो इतिहासकार हैं उनके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न उनके वो हैं मत हैं। यानी कि जैसे कि हमने बताया, जॉन डीवी ने अपना शिक्षा शास्त्र के अनुसार, जो प्राचीन भारत में शिक्षा, उनके अनुसार अपना परिभाषा दिया, अपने मत के अनुसार कि हमारे अनुसार इसका परिभाषा ये हो सकता है। तो इतिहासकारों ने विचार के भिन्न भिन्न क्या है मत दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेदों को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना गया, यानी जो वेद हैं, वेदों को क्या कहा गया है, प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। वेद चार होते हैं, सभी को पता होता है वेद चार होते हैं। मैं बता दूं आपको, यदि आपको नहीं पता है तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अर्थववेद, क्या है, अर्थवा वेद, और चौथा है सामवेद। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, यथार्थवेद और सामवेद, ये चार वेद होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का समय ईसा पूर्व 6वीं सदी तक क्या है माना जाता है। यानी जो वैदिक कालीन शिक्षा का जो समय है बेसिकली, ये ईसा पूर्व 6वीं सदी तक माना जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षा शास्त्र में कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका अति लघु उत्तरीय में हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपका यही लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गया, जो कि आपका 6 नंबर का शायद होता है, तो इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा कि ऋग्वेद किसके बारे में है, यजुर्वेद किसके बारे में, यथार्थवेद किसके बारे में और सामवेद किसके बारे में। तो आपको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल इसका देना होगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। चलिए देखते हैं अगले इसके बारे में कि वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसके ऊपर क्या है, और भी सारी चीज़ें हैं। देखिए, वैदिक काल में भारतीय समाज पे वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी। जीवन की अवधि को 100 वर्षों का मान करके 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए, 100 वर्षों का मान करके 4 भागों में क्या है, जीवन की अवधि को क्या है विभाजित किया गया है। पहला आप देख सकते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि है 25 वर्ष की उम्र तक। जो पहला आपका है क्या है विभाजित किया गया है 100 वर्षों की अवधि के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये है आपका 25 वर्ष की उम्र तक है। दूसरा है आपका गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, और चौथा है संन्यास आश्रम जो कि 75 से मृत्यु तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वर्षों का मान करके 4 भागों में विभाजित किया गया है।
तो ये आपका है। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में यदि पूछा जाए कि भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी, जीवन की अवधि को 100 वर्षों का आप एग्जाम्पल के प्रश्न पूछा जा सकता है कि 100 वर्षों का मान करके 4 भागों को विभाजित किया जाता है, इसका स्पष्टता समझाइए। तो ये 4 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से लिख देना है। आपको 2 नंबर 4 नंबर जो भी देना होगा, जितने हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे उतना नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए, इसी प्रकार मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ या क्या है, पुरुषार्थ या कर्तव्य निर्धारण किए गए थे। ये हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन तथ्यों का वर्णन यहाँ पर केवल शिक्षा के संबंध में किया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है कि इसी प्रकार जो 4 पुरुषार्थ या कर्तव्य निर्धारण किए गए थे, ये हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन तथ्यों का वर्णन यहाँ पर केवल शिक्षा के संबंध में किया जा रहा है। यानी शिक्षा शास्त्र जिस प्रकार से, यदि आपको पता होगा, जो भी सब्जेक्ट होता है एक पर्टिकुलर निश पर होता है, जैसा कि जियोग्राफी होगा, ये पृथ्वी के बारे में, हिस्ट्री आपका अर्थव्यवस्था के बारे में है। उसके बाद में हिस्ट्री जो आपका है किसके बारे में है, हिस्ट्री जो है पुरानी चीज़ों के बारे में, पुरानी हिस्ट्री के बारे में, पुरानी इतिहास की चीज़ों जानकारी में। और जो आपका अर्थशास्त्र है ये अर्थव्यवस्था के ऊपर है। और जो भी आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल जानकारी के लिए। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें कोई ना कोई एक नीच पर डिपेंड है। वैसे शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्री शिक्षा के लिए डिपेंड है। तो यहाँ पर हमने बता दिया इसका परिभाषा की वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, कितने ईस्वी से कितने तक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो यही आपका होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ बताइए। यहाँ पर हमने वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, अब वैदिक शिक्षा का अर्थ हमें यहाँ पर समझना है, पहले पूरा जानकारी देंगे। देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का व्यापक अर्थ स्वीकार किया गया है, अर्थात शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो विद्यार्थी की व्यक्तित्व का सर्वगुण एवं संतुलन विकास करती है। यानी बेसिकली जो यहाँ पर बात हो रही है कि वैदिक काल में जो शिक्षा का अर्थ है, जो वैदिक काल था जिसमें 4 वेद थे, सभी को पता होगा, यजुर्वेद, सामवेद अर्थात वेद, और क्या है, ऋग्वेद। तो ये 4 वेद थे वैदिक काल में। तो वैदिक काल की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें शिक्षा का अर्थ, यानी वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ क्या है, वहाँ पर ये बात हो रही है कि जो वैदिक काल में शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो विद्यार्थी के, यानी एक हम विद्यार्थी व्यक्तित्व का, यानी उसके व्यक्तित्व का सर्वगुण विकास हो सके, यानी उसका दिमाग का विकास हो गए, वो संतुलित विकास करती है। उसके बाद में डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार, यानी एक वैज्ञानिक है, इनके अनुसार क्या है वैदिक काल का अर्थ, वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का अभिप्राय प्रकाश के स्रोत से रहा है और वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्ग क्या है, आलोकित करता है। यहाँ पर देखिए, जीवन के क्या है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्ग जो है आलोकित करता है। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार एक वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ है। चलिए देखते हैं अगला क्या हमारा टॉपिक आ जाता है। सारा टॉपिक जो है शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम सारी आपको चीज़ें जानकारी दे रहे हैं कि ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के आधार पर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन लाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो फुल एक्सप्लेनेशन है, यानी चैप्टर का हम पूरा थ्योरी कंप्लीट कर दें ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य के लिए देखिए एक हमारा एक टॉपिक है। अब इसमें देखिए क्या है, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं, यानी वैदिक कालीन जो शिक्षा के उद्देश्य हैं पॉइंट के हिसाब से, यानी हेडिंग के अनुसार दिया गया है। जैसे पहला है आपका ईश्वर भक्ति, ब्रैकेट में आपका मोक्ष प्राप्ति तथा धार्मिकता, क्या है, ईश्वर भक्ति ब्रैकेट में आपका मोक्ष प्राप्ति तथा धार्मिकता, ये है। दूसरा है चरित्र निर्माण, यानी अपने चरित्र का निर्माण किस प्रकार से होगा। तीसरा है ज्ञान व अनुभव पर बल। चौथा है आपका चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी मनुष्य अपने चित्त की जो वृत्तियाँ का दास कहा जाता है, यानी अपने दिमाग का, अपने चित्त वृत्तियों का क्या है, दास किया जाता है, इसका निरोध किया जाता है। पांचवा है आध्यात्मिकता, क्या है, आध्यात्मिकता का विकास, आध्यात्मिकता का विकास। 6 है आपका कर्तव्य पालन, जो कि वैदिक काल में कर्तव्य का सबसे ज़्यादा मूल होता था, इसका पालन। 7वां आपका संस्कृत का संरक्षण। और 8वां आपका व्यक्तित्व, क्या है, व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ 8 प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। यदि आपका यही क्वेश्चन आ गया किसके अनुसार, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय
जो बड़े में आ जाता है विस्तृत उत्तरीय में, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। शायद 3 ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा आता है, तो 30 नंबर यहीं पर दे दिया जाता है। तो यदि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट बताइए या स्पष्टता समझाइए या इसका प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर आपको जो हम 8 पॉइंट बताएं इसके बारे में आपको थोड़ा आगे लिखना होगा कि चरित्र निर्माण क्या होता है। जैसे हम आपको चरित्र निर्माण का एक थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि वैदिक काल में चरित्र निर्माण को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को चरित्र निर्माण के गुण विकसित किए जाते थे, उनमें नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न की जाती थी, सच्चरित्रता का सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। ये आपको याद रखना है चरित्र के निर्माण में। तो वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ 8 उद्देश्य हैं जो हमने बता दिए। अब अगला देखते हैं क्या है। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली क्या है। जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है ये क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आंसर देखिए क्या है स्टूडेंट। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और ऐसे ही लाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके कम्युनिटी के यानी जो भी आपके फ्रेंड हों उनको भी वीडियो शेयर कीजिएगा जो आपके साथ में पढ़ रहे हों। क्योंकि जो कहा गया शिक्षा शास्त्र में कहीं कहीं जो जगह पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, काफ़ी कम बच्चे होते हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्र एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा जो प्रणाली थी ये किस प्रकार से थी, इसका आंसर देखिए। वैदिक काल में वर्तमान समय की तरह विद्यालय नहीं थे। क्या है, वैदिक काल में जो वर्तमान समय, जैसे हमारे समय में प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों स्कूल हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वैदिक काल में क्या था समय, क्या वैदिक काल में जो वर्तमान समय में विद्यालय नहीं थे, बल्कि गुरुओं के आश्रम में स्थायी रूप से रहकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। यानी जो गुरु के आश्रम है, जैसे कि हमारे गुरु का आश्रम यहाँ पर है, तो आसपास जो है स्टूडेंट यानी उन छात्रों का क्या है आश्रम रहता था, वहीं पर आकर वो सारी चीज़ें पढ़ाई करते थे, सारी चीज़ें जानकारी लेते थे, तो रहकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र माता पिता एवं परिवार से अलग होकर गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करना था। शिक्षा को प्राप्त करना था कि तो आपको माता पिता का अपना त्याग करके यानी माता पिता को छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। कहाँ पर जाते थे, आश्रम में जाते थे। विद्यार्थी जो गुरु के आश्रम में जाकर ही रहते थे, वहाँ पर खाना पीना खाते थे, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे, सारी चीज़ें वो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार ही करते थे। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट हैं, यानी जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है इसके जो पॉइंट है इसके हम विशेषताएं देखेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, गुरुकुल शिक्षा क्या है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये देखिए, जो गुरुकुल शिक्षा है वैदिक काल में जो गुरुकुल होते थे, क्योंकि गुरुकुल में ही पढ़ाए जाते थे, तो वहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं थी वो किस प्रकार से थी वो हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए, पहला आपका क्या है, शैक्षिक स्वायत्तता। क्या है, शैक्षिक स्वायत्तता। अब इसमें शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है, हमने वैदिककालीन जो शिक्षा प्रणाली है यहाँ पर गुरुकुल की बात हो रही है। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या की थी ये आपको बताना है। दूसरा आपका सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा, यानी सार्वजनिक रूप से और निःशुल्क यानी फ्री में पढ़ाई। तीसरा आपका अन्य प्रकार शिक्षक, जैसे कि पहला चरण, घटिका, टूल, परिषद और चतुष्टय, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। चौथा आपका विशेष विद्यालय, यानी विशेष तरह की विद्यालय। पांचवा विद्यार्थी का दिनचर्या। क्या है, विद्यार्थी का दिनचर्या। 6 है आपका भिक्षावृत्ति का भिक्षाटन। क्या है, जो वृक्षावृत्ति का भिक्षाटन था ये था गुरुकुल प्रणाली में। और 7वां शिक्षा की अवधि कितनी थी। पाठ्यक्रम क्या था। उपनयन संस्कार क्या होता है, ये देखिए उपनयन संस्कार के बारे में भी हम बात करेंगे। 10वां है नारी शिक्षा। 11 है आपका परीक्षाएं। 12 है समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार भी ये गुरुकुल में ही होता था। शिक्षण विधि। 14 है आपका शिक्षण संस्थाओं का समय। 15 है क्या है, गुरु शिष्य संबंध। और 16 है दंड एवं अनुशासन। तो ये 16 तरह की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं हैं जो कि हम आपको सामने लेकर आए हैं। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय में यानी 4 नंबर का यदि क्वेश्चन पूछा आता है तो बस आप अपना 16 लिख दीजिएगा, कोई गलत नहीं है। 16 लिख देंगे, 4 नंबर दे दिया जाएगा। नहीं यही तो आपका ये आ गया कितने में, विस्तृत उत्तरीय में आ गया। यदि आप ये विस्तृत उत्तरीय में क्वेश्चन आ गया 10 नंबर के लिए, तो बस आपको भैया क्या करना है, सारी चीज़ें आपको, जैसे कि
सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा क्या है, विशेष विद्यालय क्या है, विद्यार्थी का दिनचर्या किस तरह से होता था। तो इसके बारे में पॉइंट करके भैया लिखना पड़ेगा आपको। 10 नंबर के लिए 250 शब्दों में आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो हम थोड़ा आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं, जैसे कि शैक्षिक क्या है, शैक्षिक स्वायत्तता, इसके बारे में क्या है, इसका परिभाषा क्या है। वैदिक कालीन शिक्षा बाह्य नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त थी। राज्य सत्ता का इन पर कोई नियंत्रण नहीं था। यद्यपि राज्य महाराजे गुरुकुल की ही हर प्रकार की सहायता करते थे, परंतु उनमें नियम कानून इन संस्थाओं पर लागू नहीं थे। गुरुकुल में प्रमुख आचार्य के आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया जाता था। शिक्षक स्वतंत्र होकर कार्य करते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के ब्राह्मणों के अधीन थे। ये शैक्षिक सत्ता की बात थी, जो कि विशेषताएं थी गुरुकुल शिक्षा में। उसके बाद में जैसे विशेष विद्यालय पर यहाँ पर बात हो रही है, तो विशेष विद्यालय के बारे में भी हम आपको बता दें। वैदिक काल में इतिहास का अध्ययन करने से ये ज्ञात होता है कि विषय विशेष की शिक्षा देने हेतु विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं या विशिष्ट गुरुकुल होते थे, जिनमें चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य एवं सैन्य शिक्षा देने की सहायता होती है। सैन्य शिक्षा यानी ट्रेनिंग दिया जाता था आर्मी वाला, तो सैन्य शिक्षा देने की भी विशेष विद्यालय में एक प्रकार की वो थी। अब विद्यालय का भैया दिनचर्या किस प्रकार से था। गुरु के स्नान के लिए पानी लाना तथा हवन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, आश्रम की सफाई करना एवं गाँव को धोना, अध्ययन करना, दोपहर में समिस्त बस्ती में भिक्षा मांगने जाना, भोजन एवं विश्राम करना, फिर अध्ययन करना यानी अपनी पढ़ाई करना, और बहुमुहूर्त में उठना यानी क्या है, सुबह सबसे बहुमुहूर्त में उठना तथा नृत्य किया और निवृत्त होना, यानी सबसे पहले उठ जाना सुबह में, मॉर्निंग में, बहुमुहूर्त में, और नृत्य करना यानी थोड़ा नृत्य वहाँ पर सिखाया जाता था वैदिक काल में। तो ये सारी चीज़ें थी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं के रूप में है। 16 प्रकार से हैं। सारी चीज़ें आप अपने शब्दों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि किताबी भाषा आप लिखिए, अपने शब्दों के अपने अनुसार भी आप सारी चीज़ें बता सकते थे। तो ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं 16 प्रकार की हैं। यदि आप कहेंगे डिटेल में वीडियो बनाने के लिए, तो हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यदि इसको हम पूरा आपको लेकर आते सामने यानी लिख कर लेकर आते 250 शब्दों में, तो बहुत बड़ा हो जाता, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिए। जैसे पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की वैदिक साहित्य अध्ययन था, किंतु ऐतिहासिक, कथित, पौराणिक आख्यान, वीर गाथाएं पाठ्यक्रम सम्मिलित थी, जो कि क्या है पाठ्यक्रम में होती थी। उपनयन संस्कार भी हम बता देते, इसे जनेऊ संस्कार तथा मोज्जी बंधन संस्कार भी कहते हैं, जो कि विद्यार्थी जब आते थे, कहाँ पर आते थे, गुरुकुल में जब पढ़ने आते थे, तो उनका उपनयन संस्कार कराया जाता था। उपनयन एक धार्मिक संस्कार था। 8 वर्ष क्षत्रिय के लिए, 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन के पश्चात बालक ब्रह्मचारी बनता था और गुरुकुल में प्रवेश होता था। यानी जैसा कि हमने बताया, पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए उनको उपनयन संस्कार करवाना पड़ता था जब वो आते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता दें कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएँ क्या थी। चलिए देखते हैं अगर हमारा टॉपिक क्या आ जाता है स्टूडेंट। सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा अगला टॉपिक आ जाता है चैप्टर 1 का, वैदिक शिक्षा की कमियां या दोष क्या है। जो वैदिक शिक्षा है इनकी कमियां या दोष क्या है, कि कौन सी कमी थी और दोष क्या था, सारी चीज़ें ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए वैदिक काल में हिंदुओं के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई तथा अनेक महान विचारकों व सत्यान्वेषकों ने अपने बौद्धिक चातुर्य का योगदान दिया। ये समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो गई। प्रमुख कमियां हैं, यानी जो वैदिक काल में जो प्रमुख कमियां या दोष हैं, वैदिक काल में हिंदुओं के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की क्या हुई, इसके लिए रचना हुई और अपने बौद्धिक चतुर का योगदान दिया। ये समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या है, असमर्थ हो गए, जो कि प्रमुख कमियां इस प्रकार से इसमें हमने बताया हुआ है। देखिए पहला आपका स्त्री शिक्षा की उपेक्षा क्या है, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। दूसरा धर्म की अत्यधिक महत्व। तीसरा है शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि। छठवां है आपका, चौथा है जो है शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। पांचवा है जन सामान्य की शिक्षा की उपेक्षा। 6 है आपका लोक भाषाओं की उपेक्षा। 7वां आपका विचार स्वातंत्र्य का अभाव। और 8वां आपका लास्ट में नवीन धर्मों के प्रति हेय दृष्टि। तो हम आपको थोड़ा बता दें इसमें कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा क्या थी। जैसे कि यद्यपि वैदिक काल में प्रारंभ स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या है,
प्राप्त करने का अधिकार था। किसमें? वैदिक शिक्षा की कमियां दोष में। परंतु बाद में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी, यानी क्या होने लगी? निंदा होने लगी कि स्त्रियां क्यों पढ़ रही हैं। ऋषियों और गुरुकुल के लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बाद में तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को शिक्षा प्रदान करना है। गुरुकुल व्यवस्था स्त्री शिक्षा की उपेक्षा का प्रमुख कारण था, जो कि इस प्रकार से है। यदि आप इसको थोड़ा समझेंगे, जैसे शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा। अब यह शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा किस प्रकार से होती थी, मैं उसको भी बता दूं। वैदिक काल में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था, यानी क्या? गलत निगाहों से देखा जाता था, नीच जाति समझा जाता था, तो दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल द्विजों अर्थात यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यों को था। शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न होने के फलस्वरूप शूद्रों की शिक्षा इस काल में पूर्ण रूप से उपेक्षित रहे, जो उनमें क्या है, जो उनके प्रति घोर अन्याय का परिपाचक थी। जो वैदिक शिक्षा में जो कमियां थी यही थी कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करना, धर्म का अत्यधिक महत्व देना, उसके बाद में क्या है, शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि, शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा, जन सामान्य शिक्षा की उपेक्षा, लोक भाषाओं यानी कि जो भाषाएं थी जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, तमिल, जो भी से भाषाएं थी उनके प्रति उपेक्षा, विचार स्वतंत्र का अभाव, यानी हमारी विचार क्या है, आपके विचार क्या है, नवीन धर्मों के प्रति है कि इनका धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, मुस्लिम धर्म ये है, हिंदू धर्म ये है, तो सारी चीज़ें जो वैदिक शिक्षा की कमियों में ये बताया गया है। उसके बाद में देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। क्या है? उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। अब ये क्या होता है भैया, इसका सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर देखेंगे सारी चीज़ें। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या इसका फ़ोटो लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कर लीजिए, शिवम स्टडी नॉलेज, आपको हमारा इंस्टाग्राम ID मिल जाएगा। चाहिए वहाँ पर आप हमें मैसेज कीजिए कि सर शिक्षा शास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका आप PDF भेज दीजिए, यही तो आप फ़ोटो भेज दीजिए, तो हम आपको फ्री में फ़ोटो चीज़ें, आपको ये जो सारा चीज़ें हम आपको दे देंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसका नोट्स आप बना सकते हैं, सारी चीज़ें का क्या है, नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं और फ्री में। जो आपको पैसे में, जो अदर चैनल्स में जो आपका पैसे लगते हैं कोर्स में या कुछ भी नोट्स में, हम आपको पैसे नहीं देंगे, फ्री में आपका सारी चीज़ें हम आपको करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, शिवम स्टडी नॉलेज, गूगल पर सर्च कीजिएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी जाकर आप जो भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहते हैं, जो भी चैप्टर वाइज, आपको वहाँ पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो देखिए उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है, इसका पहले हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने वैदिक कालीन शिक्षा के इतिहास को वैदिक कालीन एवं उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा के रूप में विभाजित किया है। क्या है? विभाजित किया है। कितने विभाजित किया है, इसका पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे। देखिए जैसा कि उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएं। क्या है? उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएं क्या है? देखिए पहला आपका शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा है शिक्षा पद्धति, तीसरा है पाठ्य विषय, चौथा है आपका शिक्षा अवधि, जैसे कि 12 वर्ष उपनयन संस्कार के बाद। विद्यार्थी का दिनचर्या किस प्रकार से होता था? वैदिक काल की तरह ही होता था, जैसा कि हमने बताया। क्या है? प्रातःकाल में उठना। क्या है? प्रातःकाल में उठना, उसके बाद में फिर अध्ययन करना, भोजन करना जाना, दोपहर के समय में भिक्षा मांगने जाना, और क्या करना, संध्या के समय पुनः गाय दुहना। तो सारी चीज़ें ये होती थी, क्या है, वैदिक काल की तरह ही होती थी। गुरु शिष्य संबंध पूर्णतः जैसा कि पिता और पुत्र के समान गुरु शिष्य का संबंध था। स्त्री शिक्षा घर पर ही होती थी। तो ये उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएं जो कि इस प्रकार से हैं। उत्तर वैदिक काल शिक्षा में ये होता था, उसका कुछ ही पॉइंट है। इसके आधार पर आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था। जैसे कि ज्ञान के सत्य रूप में इस प्रकार अर्जन की है कि ब्रह्म की उपलब्धि हो। शिक्षा द्वारा परा, क्या है, शिक्षा द्वारा परा विद्यार्थियों यानी ब्रैकेट में आपका आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य हो गए थे। ये शिक्षा का उद्देश्य है उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएं के रूप में। ये आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ इस प्रकार से, जैसे कि गुरु शिष्य का संबंध पिता और पुत्र के समान, विद्यार्थी का दिनचर्या हमने आपको बता दिया। स्त्री शिक्षा का भी हमने नियम हाल बता दिया कि क्या होता था, घर पर ही उनकी शिक्षा होती थी। पाठ्य विषय के बारे में हमने बता दिया। शिक्षा पद्धति क्या है, तो ये 7-8 प्रकार से हैं। यदि आपका ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आ जाए जो 6 नंबर का होता है तो इनके बारे में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका अति लघु उत्तरीय में आएगा तो 4 नंबर एग्जाम्पल लेकर जाएगा। बस आप इतना ही लिख दीजिए, बस कोई आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है, आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता।
चैप्टर 1 है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आधुनिक भारतीय समाज के लिए जो प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता थी, ये क्या थी, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। पहला आपका आदर्श मानवता, क्या है, आदर्श मानवता। दूसरा है आपका आध्यात्म, क्या है, आध्यात्मिक के प्रति अवस्था, आस्था, जो आध्यात्मिकता की क्या है, प्रति आस्था था। तीसरा है आपका आदर्श एवं मधुर गुरु शिष्य संबंध। चौथा है प्रकृति का सुखद वातावरण। पांचवा है विद्यालयों का नियंत्रण। छः आपका उपयुक्त विषयों का चयन। सातवां है आपका, देखिए, छात्रों का सदा, क्या है, छात्रों का सादा जीवन तथा उच्च विचार। आठवां का सराहनीय प्रयास। तो जो आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता यही थी। जैसा कि हम आपको थोड़ा एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि किसमें बारे में देते हैं, आध्यात्मिक के प्रति आस्था, क्या है, तो वर्तमान युग में शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय आदि, क्या है, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में मानों को आगे बढ़ाती हैं। इस प्रकार की शिक्षा की मानों को भौतिकवादी अधिक बनाया है, क्या है, भौतिकवादी अधिक बनाया गया है। विद्यालयों का नियंत्रण के बारे में हम पांचवा आपको बता देते हैं कि विद्यालयों का जो नियंत्रण होता था, ये इसकी उपयोगिता किस प्रकार से थी। आधुनिक युग में विद्यालयों के अनेक प्रकार के संगठनों का हस्तक्षेप होता था। राज्य तथा केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त जनता के बीच से चुने हुए प्रबंधक विद्यालयों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे। कभी कभी तो निरीक्षण प्रबंध द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों तथा प्रचारकों को पशुओं की तरह हाँका जाना हुआ देखा जा सकता था, क्या है, देखा जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती थी, जो आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता थी, ये कुछ इस प्रकार से थी। सारी चीज़ें हमने बता दिया। पॉइंट वाइज जब आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, हम आगे आपको वीडियो भी बताएंगे जो 2024 में आपका आएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो हमारा एक वीडियो आएगा कि कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में। शिक्षा शास्त्र की भी कॉपी लिखने का हमने तरीका भी बताया, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 तो आप मिनिमम ला ही सके। 100 में से 100 नहीं तो आप 90, 85 या 95 तो आप ला ही सकते। बस आप मेहनत कीजिए, अभी से मेहनत कीजिए, और जो भी हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करती चाहिए, कॉपी पेन में नोट्स बनाती जाइए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, जो कि आधुनिक भारतीय समाज की प्राचीन शिक्षा, उपनिषद काल की शिक्षा की विशेषताएं क्या थीं, उत्तर वैदिक शिक्षा क्या है, वैदिक शिक्षा की कमियां या दोष क्या है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, उसके बाद में वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या है। सारी चीज़ें हमने बता दिया हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड था। आई होप कि आज का ये चैप्टर आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का समझ में आया होगा। चैप्टर 1 है प्राचीन भारत में शिक्षा, इंग्लिश में इसको कहते हैं एजुकेशन इन एसेंट इंडिया। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट हमने समझाया है, जो भी आपके बुक में भी मिल जाएगा, आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन समझने के लिए बस आप समझ जाइए, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए। जय हिंद।